गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब देखो बच्चे, मैंने आप लोगों को पहले नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है? न्यूरॉन का। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने नॉर्मली इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा था, है ना, इस तरीके से देखा था। अब ये क्या है? आपका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो न्यूरॉन हमारे पूरे ब्रेन में क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। कितने न्यूरॉन्स हैं? मिलियंस में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। उनमें से एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, तो बाकी सब भी न्यूरॉन का यही स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, अब सबसे पहली बात न्यूरॉन के लिए कि पूछा जाए कि न्यूरॉन का 1 मार्क्स क्वेश्चन कि ओरिजिन क्या है, तो आपको क्या बताना है? जो न्यूरॉन्स हैं इनका ओरिजिन कैसा है? ये है ओरिजिन कैसा है इनका? एक्टोडर्मल है। कैसा है ये? एक्टोडर्मल। देखो मैंने आपको 3 तरीके के ओरिजिन बताए हुए हैं, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल। ठीक है, तो देखो एक्टो का मतलब क्या हो गया? आउटर, मीजो का मतलब क्या हो गया? मिडिल, और एंडो का मतलब क्या हो गया? इनर। तो इसका ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन है इसका ओरिजिन क्या है, तो वो ओरिजिन कैसा है आपका? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, अब आपका जो न्यूरॉन है इसका बेसिक पहले समझते हुए चलो। ये चीज़ होगी, ओरिजिन पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट है, हमारे जो न्यूरॉन है जो इनके साथ ना कुछ सेल्स हमेशा चिपके रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका न्यूरॉन है, इनके साथ यहाँ पर कुछ सेल्स है जो हमेशा चिपके रहते हैं। ये जो चिपक के रहने वाले सेल्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? हम लोग न्यूरोग्लियल। क्या बोलते हैं हम उन सेल्स को? न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। ये कौन से सेल्स हैं? ये वो सेल्स हैं जो हमेशा न्यूरॉन के साथ चिपक करके रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? देखो अब इसका मीनिंग ही देखो तुम लोग। न्यूरो का मतलब क्या हो गया? न्यूरॉन, और ग्लियल का मतलब क्या होता है? चिपकना। मतलब कि जो सेल्स इनके साथ चिपके रहे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर न्यूरोग्लियल सेल्स का ही, तो देखो जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना। क्या बोला मैंने? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये हमेशा न्यूरॉन के साथ चिपक के रहती हैं। तो चिपक के रह रही है तो कोई तो मदद कर रही होगी न्यूरॉन की। तो ये क्या कर रही होती है? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं। सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? सपोर्टिंग सेल्स। मतलब वो सेल जो न्यूरॉन से हमेशा चिपके रहे, उनको सपोर्ट करते रहे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोसाइट्स। अब देखो नाम है एस्ट्रो का मतलब ही क्या हो गया? ये कैसी शेप के होंगे? इस तरीके से स्टार जैसी शेप के होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? स्टार शेप सेल्स होती हैं। ठीक है, ये और इनका फंक्शन क्या है? अब आप कहोगे कि मैम आपने ये बता दिया कि न्यूरॉन के साथ हमेशा चिपक के रहते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बट किस तरीके का सपोर्ट? इसका मतलब क्या है? इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये कैसे काम कर रहे होते हैं? ये कैसे काम कर रहे होते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह। ये कैसे काम कर रहे होते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह ये सब काम कर रहे होते हैं। अब ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब आपका ब्रेन है भाई, हम लोग इतने तरीके की चीज़ें खाते हैं, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में रहते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी अनचाही चीज़ ना हमारे ब्रेन तक ना चली जाए। ठीक है, कोई भी मतलब ऐसी कोई भी फालतू की, मानो कोई पॉइजन वगैरह, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं हो कि डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक वो चीज़ चली जाए। तो ये एक तरीके का मतलब देखो कि जैसे हमारे पूरी बॉडी में किसका सर्कुलेशन हो रहा है? ब्लड का हो रहा है। तो हमारी बॉडी की तो ऐसी कोई सेल नहीं है जहाँ पर ब्लड नहीं जा रहा। तो उस ब्लड के थ्रू कोई चीज़ डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक ऐसी ना चली जाए जो कि हमारे ब्रेन को क्या कर सके? नुकसान कर सके। तो ये एक बैरियर मतलब एक दीवार का काम कर रहे होते हैं। आगे बच्चे बात समझ में? तो मैंने इसमें आपको क्या बताया मैंने आपको कि आपका जो न्यूरॉन है इसके पूरी तरफ इसकी सपोर्टिंग सेल्स का नाम क्या होता है? न्यूरोग्लियल सेल। और न्यूरोग्लियल सेल एक तरीके के एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन के साथ हमेशा चिपक के रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करते हैं, कोई भी अनचाही चीज़ को ब्रेन तक जाने नहीं देते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है? न्यूरोग्लियल सेल्स। यहाँ तक की बात क्लियर है?
अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये तो हो गया। तो आपको क्या बताया, न्यूरॉन। अब तक मैंने क्या बताया कि जो न्यूरॉन है वो कैसा होता है, एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। इनके साथ कुछ चिपके हुए सेल हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। ये भी हो गया। तीसरी बात, जो न्यूरॉन्स हैं आपके वो कभी भी डिवाइड नहीं करते, नेवर डिवाइड। जैसे मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया हुआ है कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करें, है ना भाई। अगर हमें कहीं हमारी बॉडी में जो सेल्स है हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइडिंग स्टेट में रहते हैं। लेकिन जो न्यूरॉन्स है बच्चे, वो कभी भी डिवाइड नहीं करते। डिवाइड नहीं कर रहे, सबसे पहली बात इसका मतलब क्या है, डिवाइड नहीं करने का मतलब क्या है कि अगर एक बार हमारा जो न्यूरॉन डैमेज हो गया ना, मतलब डैमेज हो गया है ना, तो समझो डैमेज ही है, वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता है। ठीक, वो दोबारा क्या है, रिकवर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्यों, क्योंकि क्यों, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम न्यूरॉन डिवाइड क्यों नहीं करता। क्यों नहीं डिवाइड करता, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर क्या चीज़ नहीं है, न्यूरॉन के अंदर क्या चीज़ नहीं है, सेंट्रियोल नहीं होता है। तो देखो किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए उसमें सेंट्रियोल की तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब क्या है, न्यूरॉन के अंदर कोई भी सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसीलिए न्यूरॉन क्या है, कभी भी डिवाइड नहीं करता। फिर आप कहोगे कि मैडम जब न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर रहा है तो ब्रेन का तो साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी तो आपका पहले देखो ब्रेन का साइज था जो छोटा था, धीरे धीरे वो क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो ब्रेन का साइज कैसे बढ़ रहा है जब न्यूरॉन ही डिवाइड नहीं कर रहे। तो क्या है उसका रीज़न, उसका रीज़न क्या है कि देखो उसका मेन रीज़न क्या है, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि ये आपका ब्रेन है और ब्रेन के चारों तरफ कौन सी सेल बताई थी, न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरोग्लियल सेल के अंदर तो क्या चीज़ होता है, सेंट्रियोल होता है। तो डिवाइड तो ये तो डिवाइड कर रही है, इनका तो साइज बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रही है जिसके कारण हम क्या बोलते हैं कि ब्रेन का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते, ये बात याद रखना। न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते, डिवाइड कौन करती है, न्यूरोग्लियल सेल। इसके चारों तरफ की ये जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, तो इनका साइज बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ब्रेन का भी साइज बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर है, सबको इतना बेसिक समझ में आया है। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो आगे, अब हम एक एक करके आगे के पार्ट्स के ऊपर भी आते हैं। अब आगे क्या आता है आपका, यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ आती है, डेंड्राइट्स आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया, पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है देखो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये, है ना। देखो पहला ये, दूसरा ये और नीचे का टर्मिनल ये। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर का पार्ट है, पहला ऊपर का जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, साइटोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने, इस ऊपर वाले पार्ट को पूरे को साइटोन बोला। और दूसरा नाम क्या होता है इसका, सेल बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने अपने पहले पढ़ी होगी, तो इसको साइटोन बोलते हैं, इसको सेल बॉडी बोलते हैं। तीसरा क्या है, इसका नाम क्या है, सोमा। सोमा भी इसी को बोलते हैं, पेरिकैरियोन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सोमा भी इसी को बोला जाता है और पेरिकैरियोन भी इसी को बोला जाता है। तो ये चीज़ याद रहेगी। तो देखो ये हो गया साइट, तो इसके 4 नाम है, इसी को क्या बोलते हैं, साइटोन, इसी को बोलते हैं सेल बॉडी, इसी को बोलते हैं सोमा, इसी को बोलते हैं पेरिकैरियोन। इतनी बात क्लियर होगी सबकी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। ठीक, अब इसमें है क्या क्या चीज़, ये देखो यहाँ पर आपने ये देखो, पहले ये ऐसे निकली हुई है, ये मोटी सी ब्रांच निकली हुई है, फिर ये आगे जाके पतली हो गई है। तो ये जो मोटी ब्रांच है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। और ऊपर जाके जो ये पतली हो गई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो इसका कुछ फंक्शन भी तो होगा। तो मैंने क्या बोला, डेंड्रोन के पास क्या चीज़ है, डेंड्राइट्स है। और डेंड्राइट्स, इन डेंड्राइट्स के पास क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं। किसके रिसेप्टर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर होते हैं। किसके रिसेप्टर हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के, जिनसे न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, आकर के यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो मोटी मोटी ब्रांच है इनको हम लोगों ने क्या बोला, डेंड्रोन। और डेंड्रोन के पास क्या है, ये डेंड्राइट्स है। इन डेंड्राइट्स के पास क्या होता है, आकर के कौन जुड़ते हैं, रिसेप्टर जुड़ते हैं। और किसके रिसेप्टर जुड़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये बात आती है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, अभी रुको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि डेंड्राइट्स के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। और किसके रिसेप्टर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के होते हैं। इतनी बात याद रहना। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है अभी आगे बताते हैं। अब देखो इसमें ये डॉट 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 जैसे स्ट्रक्चर हैं, इन डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, नीजल ग्रेन्युल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नीजल ग्रेन्युल्स बोलते हैं। तो नीजल ग्रेन्युल किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये किसके बने हुए होते हैं,
फ्री राइबोसोम, और RER का मतलब क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको पता है जहाँ कहीं पर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मतलब कि इन नीजल ग्रेनुअल्स में क्या हो रही है, पूरी प्रोटीन बन रही है, मतलब पूरी प्रोटीन फैक्ट्री है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, ये जो डॉट डॉट जैसे अंदर स्ट्रक्चर है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नीजल ग्रेनुअल्स बोलते हैं। नीजल ग्रेनुअल किनके बने हुए होते हैं, फ्री राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, इसके ये बने हुए होते हैं। इतनी चीज़ याद रहेगी नीजल ग्रेनुअल्स के बारे में भी, ठीक। अब इसके बाद ये बीच में देखो, ये वाइट कलर का जो बना रखा है ना, देखो अब ये देखो, ये वाइट कलर वाला, इसको क्या बीच में क्या है, एक सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है साइटोन वाला, ये वाला, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डेंड्राइट्स हैं जिनमें रिसेप्टर लगे हुए होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर नीजल ग्रेनुअल जो किसके बने हुए हैं, फ्री राइबोसोम और प्रोटीन के, और बीच में क्या है, सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस है। इतनी बात क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो बीच में क्या है, ये देखो, ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन द सेंस, देखो जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऐसे, है ना, अब ये जो डिप्रेशन और फिर इस तरीके से ये, तो ये वाला जो एरिया है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये जो डिप्रेशन आपको दिखाई दिया है इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन हिलॉक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन ऑफ हिलॉक बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर पूरा ऐसे नीचे की तरफ आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। देखो अब दोबारा एक बार, अब देखो मैंने क्या बताया, ये देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे नीचे की तरफ आ गया, इसको हमने क्या बोला है, एक्सोन बोला है। अब अंदर की तरफ जो मतलब साइटोप्लाज्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोन का साइटोप्लाज्म है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोन साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन। तो अब हम इसको सीधा ऐसे ना लिख के हम सीधा क्या लिख देते हैं, एक्सोप्लाज्म। अब याद रहेगा एक्सोप्लाज्म क्या है, मतलब या तो आप इसको बोल लो साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन, या इसको बोल दो एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो ये खुद एक्सोप्लाज्म की लेयर है, मेम्ब्रेन है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। तो हम इसको ये ना लिख कर सीधा ही क्या लिख देते हैं, एक्सोलेमा, ठीक है। अब हम इसको लिए वर्ड लिखेंगे एक्सोलेमा, तो दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये साइटोप्लाज्म है तो ये प्लाज्म ले लेना वहाँ से, तो एक्सोप्लाज्म हो गया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये क्या है, एक्सोलेमा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये हो गया यहाँ पर। अब इसमें देखो मैंने आपको ये बता दी, क्या बताया, ये तो बता दिया क्या चीज़ है, एक्सोप्लाज्म। ये क्या होगी आपकी, एक्सोलेमा, ठीक है, ये हो गई। अब इसके ऊपर आपने देखा होगा इस तरीके से लेयर लगाई हुई है ना, देखो ये लेयर लगाई हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। तो माइलिन शीथ का काम क्या हो गया, पहली बात तो माइलिन शीथ आपकी बनी हुई किससे है, तो माइलिन शीथ आपकी किससे बनी हुई होती है, ये चीज़ याद रखना, लिख लेना, भले लिख लेना, ये किसकी बनी होती है, देखो फैट की, लिपिड की, प्रोटीन की, ठीक है। माइलिन शीथ आपकी किसकी बनी हुई होती है, फैट की, ठीक है, ये रही देखो, फैट की, लिपिड की, प्रोटीन की, इन सब की बनी हुई होती है। और ये कैसे काम कर रही होती है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह। ये कैसे काम कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये किसकी तरह बनी होती है, इलेक्ट्रिकल, मतलब कैसे एक्ट कर रही होती है, काम कैसे कर रही होती है, एक्ट एज द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये चीज़ तुम लोग याद रखना कि माइलिन शीथ का जो काम है वो कैसे होता है, एक इंसुलेटर की तरह होता है, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ तक का इसमें कोई डाउट है तो बताओ, माइलिन शीथ का यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद चलो, ये तो मैंने बता दी तुम्हें, क्या बताया था मैंने कि ये था, इसके ऊपर इस तरीके से ये लगी हुई है माइलिन शीथ। तो तुम कहोगे मैडम ये भी तो खाली जगह रह गई है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो खाली जगह माइलिन शीथ के बीच बीच में जो ये गैप है, इन गैप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, नोड ऑफ रेनवियर भी बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। तो अब आप कहोगे मैडम यहाँ भी तो कुछ काम होता होगा, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, नोड ऑफ रेनवियर में क्या होते हैं, जितने भी वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ना, मैक्सिमम अमाउंट में वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहोगे वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं, वो आगे चैप्टर्स में आएगा तब बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना यहाँ पर याद रखो कि वोल्टेज गेटेड चैनल है जो क्या होते हैं,
मतलब नोड ऑफ रेनवियर में क्या होता है, मतलब मैक्सिमम जो सिग्नलिंग का काम होगा देखना इधर ही होएगा वो, ठीक है। तो नोड ऑफ रेनवियर में क्या होता है, जितने भी, ध्यान से सुनो क्या है नोड ऑफ रेनवियर में, जितने भी वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। तो ये माइलिन शीथ का हो गया। अब इसको यहाँ से हटाते हैं, फिर से देखो अब मैंने क्या बताया आपको, ये एक्सोन है, इसके ऊपर ये माइलिन शीथ वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब जो आपकी माइलिन शीथ है, अब जो आपकी ये माइलिन शीथ है, अब देखो ये माइलिन शीथ के ऊपर भी मैंने एक कवरिंग लगाई हुई है, इस तरीके से लगाई हुई है ना ये कवरिंग। तो माइलिन शीथ के ऊपर जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरी लेमा। उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरी लेमा। क्या बोलते हैं उस कवरिंग को हम लोग, न्यूरी लेमा। और इसके ऊपर भी एक और कवरिंग लगी होती है जो पूरे इसको कवर करके रखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम। क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम। इसका मतलब क्या है, मतलब देखो कि अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गया ना तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी लेयर है। तो देखो सबसे ऊपर पहले कौन सी लेयर थी, न्यूरी लेमा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक लेयर और शिवॉन सेल्स भी बोलते हैं। फिर मैंने क्या बोला, और कौन सी लेयर है, एंडोन्यूरियम, ठीक है, एंडोन्यूरियम। तो एंडोन्यूरियम क्या होती है, ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव और आउटर मोस्ट लेयर होती है न्यूरॉन की, जो किसकी बनी होती है, ये चीज़ आप लोग लिख लो, ये किसकी बनी हुई होती है, नोट डाउन कर लेना इसमें, ये किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। इसका मतलब क्या, क्यों है ये, क्योंकि एक बार अगर आपका न्यूरॉन डैमेज हो गया तो दोबारा डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, ये किसकी तरह बना एक्ट करता होता है, ये किसके बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इतनी बात हो गई, ठीक। तो देखो यहाँ तक का ये अपना हो गया है सारा, ठीक। अब ये मैंने पूरा देखो, ये भी एक्सप्लेन हो गया, ये भी हो गया। अब ये नीचे का पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल में क्या है, देखो यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाऊँ तो ये इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें ये क्या है, इस तरीके से देखो ये ना, इसको पूरे को क्या बोला, एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या होते हैं आपके, साइनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, ये क्या बताया मैंने आपको, ये क्या होते हैं आपके, साइनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं, साइनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं। और इन साइनेप्टिकल वेसिकल्स में क्या भरे होते हैं आपके, ये सारे ये साइनेप्टिकल वेसिकल्स हैं, ठीक, ठीक है, ये पूरी भरी हुई हैं, ठीक है, साइनेप्टिकल वेसिकल। अब ये सब क्या क्या काम करते हैं सब आगे आएगा। तो ये पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अच्छा ये देखो, जैसे मैंने आपको इसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया, जैसे ये वाला, ये मैंने डिप्रेशन वाला जो पॉइंट बताया था, जिसको मैंने क्या बोला, एक्सॉन हिलॉक, नोट डाउन कर लेना इसको, एक्सॉन हिलॉक। ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रीजन होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रीजन होता है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर झटका लगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल सेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिव रीजन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मतलब कि अगर ये समझ लो यहाँ पर झटका लगा ना हमें, तो पूरी बॉडी, पूरे न्यूरॉन में झटका लगेगा। मतलब सोचो इतना सेंसिटिव पार्ट है ये वाला, ये चीज़ याद रखना। तो पूरे स्ट्रक्चर में ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पर कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो मेरे को बताना। पूरा स्ट्रक्चर मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये वाला, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बताया इसमें आप लोगों को। अब यहाँ पर बात आती है किस चीज़ की, अब बात आती है, देखो क्या है, किसके बारे में, ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, माइलिन शीथ, जो मैं आपको बता रही थी। तो देखो माइलिन शीथ कौन बनाता, जैसे मैंने आपको बताया माइलिन शीथ है, तो ये माइलिन शीथ कौन बनाता, तो देखो दो चीज़ें, देखो एक था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक था आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका माइलिन शीथ कौन बना रहा होता है, भाई दोनों जगह में अलग अलग ही तो बना रहे होंगे माइलिन शीथ को। तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका माइलिन शीथ कौन बना रहा होता है, ये नाम याद कर लेना आप लोग, कौन बना रहा होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो माइलिन शीथ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बना रहा है, तो आप बोलोगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। वहीं पर अगर आपसे बोला कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को कौन बना रहा होता है, तो आप बोलोगे शिवॉन सेल्स। कौन सी सेल, शिवॉन सेल्स। ये दोनों चीज़ याद रखना,
ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को कौन बना रहा था, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बना रहे थे, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को ये माइलिन शीथ को कौन बना रहा है, शिवोन सेल्स बना रहे हैं। ये बात याद हो गई, ठीक है, शिवोन सेल्स बना रहे हैं। शिवोन सेल्स कौन सी होती हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास है, मतलब जो कि हाथ पैरों में मैंने बताया था ना सिग्नल जाता है न्यूरॉन के आसपास, वो बनाएगी सिग्नल। तो पीएनएस के न्यूरॉन में पीएनएस के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एमएस बनाता है ये शिवोन सेल्स। तो आपको इसमें याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। और पीएनएस के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को कौन बना रहा होता है, शिवोन सेल्स बना रही होती है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अब आपका पूरा, आज एक्सॉन का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे का पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अब आगे का पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। इतनी बात क्लियर है, ठीक। ओके बच्चे, थैंक यू।